बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स 250 अंकों से ज्यादा उछला। छोटे मझोले शेयरों में तेजी जारी। ऑयल एंड गैस और मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी। अमेरिका में शानदार बिक्री के आंकड़ों से टाटा मोटर्स में अच्छी खरीदारी। जेएलआर की बिक्री 30% से ज्यादा बढ़ी। टाटा मोटर्स डीवीआर भी 2% से ज्यादा मजबूत। सन फार्मा के शेयर में भी उछाल। आंख की दवा का क्लिनिकल ट्रायल पॉजिटिव होने से मिला सहारा। डॉलर के मुकाबले रुपए में आई मजबूती। एक्सपोर्टर्स और बैंकों की ओर से डॉलर की बिकवाली से मिला सहारा। $1 की कीमत 68 रुपए के नीचे आई। एक महीने की ऊंचाई पर पहुंचा सोना। डॉलर में गिरावट से मिला सपोर्ट और साथ ही चांदी भी चमकी। एक साल के बाद कैस्टर में फिर से वायदा कारोबार शुरू। सेबी ने एनसीडीएक्स और एमसीएक्स दोनों को वायदा कारोबार शुरू करने की दी मंजूरी। बेहतरीन तेजी का दिन है भारतीय बाजार में। आज दिन के उच्चतम स्तरों पर ट्रेड करते बाजार, लेकिन बड़ा सवाल है कि ये वो लेवल है जहां पर बाजार अटकेंगे, क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास पहुंचे। तो ऐसे में क्या प्रॉफिट बुकिंग की जाए, शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए, या फिर बाजार है बड़े ब्रेकआउट की तैयारी में? बताएंगे हमारे 5 एक्सपर्ट्स निफ्टी को ट्रेड करने का सही तरीका इस वक्त का। साथ ही लेंगे वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स, कमाई के मौके होंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, और लेंगे राय उन तमाम शेयरों पर जो आज के मजबूत बाजार में चमक रहे हैं। तो शुरू करते हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। आप सबका स्वागत है, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंघवी। पहले उन शेयरों पर नजर डालें, उससे पहले बता दूं आज के शो में एक सबसे बड़ी खास बात। जी हां, अगर आप एक एफएनओ ट्रेडर हैं, अगर आप एक आर्बिट्राइजर हैं, अगर आप प्रोप्राइटरी अकाउंट में ब्रोकरेजेस में ट्रेडिंग करते हैं, आप कोई फंड मैनेजर हैं, एफआई हैं, तो आपके लिए आज का शो बेहद खास है। और वो इसलिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक खास फैसला आपको अपनी टैक्स प्लानिंग में टैक्स बचाने में बड़ी मदद करेगा। अब से कुछ मिनटों में हमारे साथ 2 बड़े दिग्गज जुड़ेंगे, जाने माने इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल साहब और साथ ही बाजार के दिग्गज देवेन चौकसी, जो बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी टैक्स प्लानिंग चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो ये आपको जरूर देखना है, हर एक वायदा कारोबार के ट्रेडर को, हर एक इन्वेस्टर को। उस पर फोकस करेंगे। आगे नजर डालें उन शेयरों पर जहां पर एक्शन है। जस्ट डायल, पीसी ज्वेलर्स, पीटीसी, आईआरबी इंफ्रा, टाटा मोटर्स, लंबी लिस्ट है ये तमाम शेयरों की जो आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं और पोजीशंस भी मजबूती के साथ बन रही है। लेकिन कमजोरी की बात करें तो भारतीय इंफ्राटेल और आईबुल रियल, ये 2 शेयर है जहां पर थोड़ी कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा। आइए नजर डालें बाजार पर। 230 अंकों पर सेंसेक्स है। निफ्टी पर मजबूती 75 अंकों के आसपास की दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ट्रेड करता हुआ निफ्टी। मिड कैप इंडेक्स में 1% का उछाल। स्मॉल कैप शेयर है मजबूत और बैंक निफ्टी में भी 1% के आसपास की तेजी आपको नजर आएगी। इस वक्त 1285 शेयर मजबूत है और कमजोरी के साथ सिर्फ 300 शेयर। ये है एक बड़ा आपके लिए तेजी वाला सेशन। आइए निफ्टी फ्यूचर्स देख लें किस तरह की पोजीशंस बनी है। रुपए में भी आज मजबूती दिखी। पहले निफ्टी फ्यूचर्स आपके सामने प्रीमियम बढ़कर 21 पॉइंट पर आई है और 15 लाख शेयरों का इजाफा। ये बता रहा है कि आज दमदार तेजी की पोजीशन बन रही है। पोजीशन भी बन रही है बढ़ी हुई प्रीमियम के साथ भी, और बाजार ऊपरी स्तर पर रुपए में मजबूती होती दिखी। आज हमने अच्छी शुरुआत की और 68-67-90 पर शुरुआत करने के बाद वहां से और मजबूती पकड़ रहा है। इंटरेस्टिंग बात है, कल भी रुपया मजबूत होकर बंद हुआ था 25 पैसे के आसपास, आज फिर से 25 पैसा मजबूत होता हुआ दिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को, लेते हैं राय निफ्टी पर। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा से। गौरव, पहले तो बताइए क्या राय है आपकी निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है जो 825 जो आप जैसे बता रहे थे कि 200 EMA है, यहाँ से बार बार हमने अनवाइंडिंग भी देखी है, ये सस्टेन हो रहा है। तो मुझे लगता है 8220 8225 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में आपको 8320 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में देखने मिल सकते हैं 1 या 2 दिन के अंदर। ओके गौरव, निफ्टी के साथ फिर बताइए बैंक निफ्टी, क्या वहां पर भी तेजी करनी चाहिए? जी वहां पे भी आप कर सकते हैं। 17,900 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। ऊपर आपको 18,300 18,350 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। उसके बाद में अगर सस्टेन हो गया तो और आपको अपसाइड देखने मिल सकती है। ओके, तेजी करें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। 8,220 स्टॉप लॉस, 8,320 टारगेट। गौरव की राय खरीदारी की। आइए अगले एक्सपर्ट से बात करें, कुणाल सरावगी। बताएं कुणाल, खरीदेंगे ना आप भी?
बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है कि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव लग रहा है और जिस तरह का ब्रेकआउट हमने आज निफ्टी पे देखा है, अगर निफ्टी 8200 के ऊपर सस्टेन करती है ओके, तो लगता है कि आपको 8350 के लेवल आते हुए दिखेंगे, तो मेरी राय में खरीद के चलना चाहिए। जो इमीडिएट स्टॉप लॉस है वो 8220 के आसपास रखना होगा। ओके, चलिए निफ्टी पर आए खरीदारी की बताएं कुणाल, फिर स्टॉक कौन सा चुना आपने? कुणाल से संपर्क टूट गया, कोई बात नहीं। आईआरबी इंफ्रा उनकी पिक मेरे पास आ चुकी है, तो मैं बता दूं आपको 210 का स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदेगा आईआरबी इंफ्रा, ये कह रहे हैं कुणाल। 219 तक जाएगा आज हमारे बजट्स की लिस्ट में शामिल। और सुबह सुबह हम कह रहे थे कि देखिए दमदार पोजीशंस यहां पर बनती हुई दिख रही है। मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर लखनऊ से हमारे साथ। पहले तो मानस निफ्टी के चार्ट पर बताइए अपनी राय। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस था 50-डे मूविंग एवरेज, उसको निफ्टी ने ब्रेक किया है 8230 के आसपास। तो बिल्कुल एक पॉजिटिव कॉल लेना चाहिए यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि अब कम से कम 8340 तक के लेवल निफ्टी टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे 8220 के नीचे पर स्टॉप लॉस रखें। ओके, और स्टॉक कौन सा है मानस आपकी लिस्ट में? टीवीएस मोटर्स रहेगा, क्योंकि ज्यादातर ऑटो स्टॉक चार्ट पे अच्छे लग रहे हैं। टीवीएस मोटर्स ने 380 रुपए के ऊपर एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे, तो आप उम्मीद करिए कि यहाँ से एक शार्प अप मूव टीवीएस मोटर्स में देखने को मिलेगा। 396 तक के टारगेट सेट करें, 381 का स्टॉप लॉस रखें। परफेक्ट, तो ये है राय आपके लिए टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करने की मानस की तरफ से। फोन लाइन पर हैं इस वक्त यूनियन एडवाइजरी के अनुज दीक्षित, ले लें उनकी राय। बताएं अनुज, तेजी करने का इरादा है ना आपका भी? गुड आफ्टरनून अनिल जी। अभी तेजी करने का इरादा है, हालांकि बाजार में काफी अच्छा मूव अभी दिख चुका है। आज अगर देखें तकरीबन 8220 से अभी 8260 के आसपास मेरा ख्याल अभी भी तेजी का है, और लगता है कि ऊपर में तकरीबन 8320 से 8350 की रेंज आने वाले समय में दिख सकती है एक दो दिनों के अंदर। तो मैं तेजी करने की सलाह दूंगा, लेकिन ये रहेगा कि बाजार में अगर कुछ वीकनेस इंट्राडे में दिखे तो 8240 8230 की रेंज में लॉन्ग हो, 8180 के स्टॉप लॉसेज 8190 के स्टॉप लॉसेज रखें, 8320 के इनिशियल टारगेट्स। अच्छा बताइए, फिर स्टॉक कौन सा खरीदेंगे आप? मैं इस वक्त एसीसी पर लॉन्ग जाना चाहूंगा। एक अच्छा मूव दिखा था 1360 से, एक करेक्शन भी देखने को मिला है। 1310 के स्टॉप लॉसेस के साथ एसीसी पर लॉन्ग जा सकते हैं। इनिशियल टारगेट एक दो दिन के तकरीबन 1360। परफेक्ट, खरीदारी करनी है निफ्टी में भी और स्टॉक में भी। आखिरी एक्सपर्ट अमर सिंह है हमारे साथ, एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट। बताएं अमर, निफ्टी पर पहले तो आपके टारगेट्स क्या हैं तेजी की तरफ? ओवरऑल निफ्टी में जिस तरह की मूवमेंट हम लोगों ने देखी आज, और कहीं ना कहीं वो एक 8230 का इनिशियल जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी 8260 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो डेफिनेटली है। और इसमें बाइंग की जो लेवल्स है वो निफ्टी में 8250 के आसपास बाइंग की जा सकती है। इसमें स्टॉप लॉस 8185 का रखा जा सकता है 8330 के टारगेट के लिए। परफेक्ट, तो खरीदारी करने की राय है अमर की। 8330 है उनका टारगेट। बताएं अमर, स्टॉक फिर कौन सा चुना है आपने? स्टॉक में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो है उसमें बाइंग की जा सकती है। ओवरऑल एक अच्छी मूवमेंट हम लोगों ने देखी है उसमें, तो उसे बाइंग की जा सकती है 278 के लेवल पे। स्टॉप लॉस 270 का रखा जा सकता है 294 के टारगेट के लिए, 294 के टारगेट के लिए। तो ये है राय M&M फाइनेंस में खरीदारी करने की। पांचों एक्सपर्ट्स की राय समाप्त कर दूं आपके सामने, क्या कह रहे हैं वो। पांचों एक्सपर्ट हैं आज निफ्टी पर बुलिश। स्टॉप लॉस का लगाना है इंट्राडे ट्रेड के लिए 8220 वो लेवल है जहां स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट जो ऊपर का बनेगा वो बनेगा 8320 का। तो आपके लिए हो गई 100 पॉइंट की रेंज 8220 8320। इसके पार 30 पॉइंट की रेंज और है, थोड़ा डीप और सेफ स्टॉप लॉस नीचे लगाना चाहें तो अगला लेवल होगा 8190 का। तो 8190 8230 ये होगी सपोर्ट जोन। ऊपर की तरफ 8320 पहला टारगेट और अगला टारगेट है 8350 यानी कि और 30 पॉइंट ऊपर। तो पहले 100 पॉइंट की रेंज को ट्रेड कर लें 8220 8320, उसके पार निकले तो 30 पॉइंट और ऊपर तक जा सकते हैं। और स्टॉक आईआरबी, टीवीएस मोटर्स, M&M फाइनेंस और एसीसी, ये 4 शेयर चुने हमारे चारों एक्सपर्ट्स ने खरीदारी करने के लिए आज से। लेकिन हमारे साथ है गौरव, और गौरव की लिस्ट में 3 स्टॉक ऐसे हैं जो खरीदारी वाले हैं और एक में शॉर्ट पोजीशन। तो पहले स्टॉक जहां तेजी वाले हैं गौरव, सबसे ऊपर अरविंद, बताइए। इसमें कंसिस्टेंटली लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, अच्छे खासे ऑप्शंस में बाइंग वगैरह भी हो रही है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है 363 364 का रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है ये भी पार हो जाएगा। तो वो लिहाज से आप बाय कर सकते हैं। 375 का इसमें टारगेट होगा, 357 के स्टॉप लॉस इसको लॉन्ग कर सकते हैं, ऑप्शंस के साथ उसको प्ले कर सकते हैं आप। ओके, सेंचुरी टेक्सटाइल अगला स्टॉक जहां पर तेजी करने की राय, एक और मिड कैप, बताएं इसके टारगेट्स।
इसमें आप जो लक्ष्य होगा वो है 870 का। मुझे लगता है आपको 2 दिन के अंदर आपको देखने मिल सकते हैं। अग्रेसिव इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनी है, थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग थी, वो कल थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिला था, लेकिन ओवरऑल अभी भी ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर भी है। ऑप्शंस में भी अच्छी खासी बाइंग हो रही है, चाहे आप 840 का कॉल लीजिए या उसके ऊपर के स्ट्राइक्स कहिए, काफी अच्छी इसमें बाइंग हो रही है। तो वो लिहाज से मुझे लग रहा है आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल सकता है। 825 के छोटे स्टॉप लॉस उसको बाय कर सकते हैं। हेवल्स भी खरीदेंगे आप? जी 355 के ऊपर मैं हेवल्स खरीदने की सलाह दूंगा मैं। अभी ऑलमोस्ट शायद वहीं पे है वो। अच्छे खासे इसमें लॉन्ग्स बनेगा, अच्छा ब्रेकआउट है इसको। 355 का सस्टेन करेगा तो मुझे लगता है 2 दिन के अंदर 370 तक स्टॉक जा सकता है। तो वो लिहाज से आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आप छोटा सा लगाइए, 3 रुपए का स्टॉप लॉस 352 का आप लॉन्ग कर सकते हैं। परफेक्ट। एकमात्र शॉर्ट आपका है इन्फोसिस, क्या वजह बेचना चाहते हैं और टारगेट्स? देखिए ये स्टॉक में प्राइस एक्शन हुआ है, मुझे इसमें अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस दिख नहीं रहे। हाँ ये थोड़ा हैवी वेट है तो वो हिसाब से आप बहुत अग्रेसिव इसमें नहीं समझेंगे पोजीशन होगी, लेकिन एकदम वो लेवल्स के आसपास है 1015, 1020 जहां से बार बार अनवाइंडिंग आती है, ट्रेडिंग शॉर्ट्स आते हैं। तो इसमें अगर मैं लॉन्ग रहूंगा तो 1015, 1020 के अबाव ही इसमें लॉन्ग रहूंगा। तब तक मुझे इसमें लग रहा है एक बार फिर एक आपको गिरावट देखने मिल सकती है। तो वो लिहाज से छोटा स्टॉप लॉस होगा 1022 का और एक ट्रेडिंग टारगेट ऑफ 980 का इसमें आप रख सकते हैं। परफेक्ट। तो शॉर्ट करना चाहें तो इन्फोसिस है आपके लिए वो स्टॉक। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे। उसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे 2 जाने माने एक्सपर्ट। हमारे साथ होंगे टीपी ओसवाल साहब, इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट, और साथ ही बाजार के जाने माने दिग्गज देवेंद्र चौकसी साहब। हम उनसे बात करेंगे एक बेहद अहम फैसले पर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक फैसला आया है 28 दिसंबर को, और ये फैसला कहता है कि आप कैश मार्केट की अपनी कमाई जो भी आपके शेयरों से हो, सामने वायदा कारोबार की कमाई या दोनों में कमाई या नुकसान जो भी हो, एक दूसरे के सामने एडजस्ट करके लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, प्रॉफिट सेट ऑफ कर सकते हैं। और ये फैसला काफी आर्बिट्रेजर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन को राहत देने वाला है। इस पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे और इस फैसले का कैसे फायदा आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उठा सकते हैं, इन पर बातचीत करेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। इससे पहले हमारे एक्सपर्ट जुड़े और आपको दे टैक्सेशन पर अपनी राय, एक बार गौरव से लेते हैं उनकी एक और पिक, और ये पिक है उनकी ऑप्शन की। गौरव बताइए कौन सा ऑप्शन चुना है आपने आज खरीदारी करने के लिए? आज से जी वेदांत अच्छा लग रहा है, काफी इसमें अग्रेसिव अभी लॉन्ग्स बन रहे हैं इंट्राडे में। ऑप्शन में अच्छी खासी बाइंग हो रही है, ब्रेकआउट के कगार पे है। 230 का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। अब आप यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट आ चुका है तो आप 4 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर आपको 10, 10.5 के लेवल्स आपको दिखा सकता है 2 या 3 दिनों में। ओके, वेदांता का कॉल ऑप्शन खरीदे और 230 का कॉल मिल रहा है इस वक्त मेरे ख्याल से 6 रुपए के आसपास से 3 रुपए का स्टॉप लॉस, 9 रुपए के आसपास के टारगेट के लिए एक ऑप्शन खरीदने की राय। ऑप्शन खरीदने की राय हमें राहुल शाह ने भी भेजी है, मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के। मैं बता दूं आपको राहुल की क्या रणनीति, आप नोट कर लीजिएगा। राहुल कह रहे हैं कि 8300 का कॉल ऑप्शन खरीदिए आप निफ्टी का, और वो कॉल ऑप्शन मिल रहा है 90 रुपए में। राहुल की रणनीति आपके सामने लेकर आएंगे। 90 रुपए में 8300 का कॉल ऑप्शन खरीदने की बात राहुल कर रहे हैं। उनका स्टॉप लॉस होगा 75 रुपए का और उनका टारगेट है 135 रुपए का। मैक्सिमम मुनाफा प्रति लोट इसमें हो सकता है लगभग 3400 रुपए के आसपास। मैक्सिमम घाटा होता है 1100 रुपए के आसपास का। तो ऑप्शन की एक और स्ट्रेटेजी राहुल शाह की आपके लिए। एक और ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे इनकम टैक्स के उस बड़े फैसले पर जिससे आप सबके लिए टैक्स बचाने का एक बेहतरीन मौका बनेगा। इस ब्रेक के बाद और अब बात करते हैं एक बड़े फैसले की जो आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुंबई बेंच की तरफ से। और इसमें एक फैसला जो दिया गया वो ये कि अगर आप कैश मार्केट और वायदा कारोबार में दोनों में ट्रेड करते हैं, निवेश करते हैं, और हेजिंग के लिहाज से अगर आपने वायदा कारोबार में कोई शेयर बेचे हैं निफ्टी या किसी और इंडेक्स के साथ हेजिंग किए और उसमें अगर आपको नुकसान लगा है, तो आपका जो कुछ भी मुनाफा कैश मार्केट के शेयरों में हो रहा है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म तो जीरो है ही, शॉर्ट टर्म है, तो उसके सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं। पहले क्या होता था, इस तरह के सेट ऑफ की अनुमति नहीं थी। इसी तरह से अगर आपने वायदा कारोबार में कोई मुनाफा कर लिया और सामने कैश मार्केट में लॉस किया है और वो शॉर्ट टर्म है, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, वायदा कारोबार और कैश मार्केट में जो कुछ भी आपको मुनाफा या नुकसान हो रहा है वो आपस में एक दूसरे के सामने सेट ऑफ किए जा सकते हैं। इसी पर बातचीत करते हैं
हमारे साथ KR चौकसी सिक्योरिटीज के MD देवेंद्र चौकसी हैं और साथ ही जाने माने इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट TP ओसवाल साहब भी। देवेंद्र भाई, पहले तो ये बताइए कि इस फैसले से क्या काफी कुछ बातें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि शेयर बाजार के लोगों के बीच में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में सबसे बड़े झगड़े के मुद्दा यही था, और इससे क्या वाकई में निवेशकों को, आर्बिट्राइजर्स को, ट्रेडर्स को फायदा मिलेगा? अनिल जी, गुड आफ्टरनून। मैं ऐसा समझता हूं कि आई थिंक ये जो डिसीजन आया है वो डिसीजन एक काफ़ी हद तक क्लैरिटी लाने के लिए मदद करेगा। एक तो सबसे पहले आई थिंक ये जो क्लैरिटी नहीं बन रही थी कि जिसके अंदर आपको डेरिवेटिव मार्केट के लॉस डेरिवेटिव मार्केट के प्रॉफिट के सामने सेटअप करने पड़ते थे, एंड कैश मार्केट के अलग से बिजनेस इनकम के या बिजनेस लॉस के हिसाब से सेटअप करने पड़ते थे। तो आई थिंक वो एक ये एक तरीका भी आई थिंक संभावित पॉसिबिलिटी आ रही है कि इसके अंदर अभी आई थिंक दिस थिंग कैन बी कंबाइंड टुगेदर। उसका बेनिफिट मैं ऐसा समझता हूं कि ये हिसाब से गिना जाना चाहिए कि जो इन्वेस्टर या ट्रेडर, पर्टिकुलरली जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर है, वो ज्यादातर आई थिंक पोर्टफोलियो हेज करने के समय आई थिंक ये चीज के ऊपर आई थिंक काफी टाइम तक आई थिंक तकलीफ में रहते थे, बिकॉज असेसमेंट विल नॉट गेट थ्रू। Now, because of this thing, this particular possibility, now they will be in a much better position to claim the offset of the profit against I think the losses that they incur in the options market. पर्टिकुलरली यहाँ पे एक बेनिफिट दूसरा भी गिना जाना चाहिए कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ऑप्शन के अंदर, उनके अंदर आप काफी टाइम जब भी हेज करते हो तभी आई थिंक यू लूज दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। विजावी दैट आई थिंक अंडरलाइन के ऊपर आपको जो गेन बनता है वो गेन आपको मिल जाता है। तो आई थिंक ये जो ऑफसेट मिलता है उसके अंदर से आई थिंक मेरा ख्याल से हेजिंग की जो एक्टिविटी है मार्केट के अंदर, ये आगे के समय के लिए थोड़ी बढ़नी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। ऑफकोर्स आई थिंक देयर विल बी स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी, बट हेजिंग पार्ट ऑफ द एक्टिविटी शुड इंक्रीज इन कमिंग पीरियड एज फार एज आई थिंक द मार्केट इज कंसर्न। ओके, इंटरेस्टिंग। तो हेजिंग करने वालों के लिए ये एक अच्छी बात है। ओसवाल साहब, दो तरीके हैं इस फैसले को देखने के, जो 28 दिसंबर को माफ कीजिएगा, मुंबई की इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल ने दिया है। एक तो तरीका ये, मैं ये समझू कि हर एक एफएनओ ट्रेडर जो एफएनओ में ट्रेड करता है या कैश मार्केट में ट्रेड करता है, अपनी इनकम कहीं भी किसी भी तरफ हुई हो, किसी भी तरफ के लॉस के सामने सेट ऑफ कर सकता है। या फिर दूसरा तरीका ये कि उसे ये प्रूव करना होगा अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि नहीं, देखिए जी, हमने हेजिंग किए, हमारे पास ये शेयर थे या ये पोजीशन थी, इस पोजीशन के सामने हमने दूसरी पोजीशन लिए और एक में प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में लॉस हुआ है। तो क्या ट्रेड टू ट्रेड अभी भी उसे ये बताकर प्रूव करना होगा? देखिए, हेजिंग आदमी कब करता है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट समझने की बात है। जैसे अभी बताया भाई साहब ने कि हेजिंग आदमी पोजीशन लेने के लिए करता है, आर्बिट्राज करता है, अपने पास कुछ उसके पास स्टॉक है, पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ है, और वो पोर्टफोलियो न डिस्टर्ब करते हुए उसके सामने तेजीबंदी करता है स्पेकुलेट करके। तो वो जो लॉस या प्रॉफिट होता है, तो उसका लॉस या प्रॉफिट ये शेयर बाइंग एंड सेलिंग के शेयर अगेंस्ट में सेट ऑफ होना चाहिए। एक्चुअली स्पीकिंग ये बहुत पुराना बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है, 19 आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 70s का। ओके। तो ये हेजिंग इज नॉट कंसिडर्ड एज स्पेकुलेशन, हेजिंग को स्पेकुलेशन माना ही नहीं गया है। लेकिन फिर भी एक टैक्स ऑफिसर की एक आदत बन जाती है कि मैं क्यों रिस्क लूं, केसेस तो जाने दो ऊपर और ट्राइब्यूनल में जीतो या हाईकोर्ट में जीतो। ये एक रॉन्ग टेंडेंसी है मेरे हिसाब से। ऑल सच टेंडेंसीज लीड टू करप्शन। गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हेजिंग विजिंग के सब कॉन्सेप्ट निकाल देने चाहिए। अल्टीमेटली बिजनेसमैन ने, इन्वेस्टर ने प्रॉफिट किया या लॉस किया, उसको सेट ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन इस फैसले के कारण क्लैरिटी जरूर वापस आ जाती है। एंड पर्टिकुलरली ये फैसला मायना इसलिए रख रहा है कि दोनों ट्रांजैक्शन शेयर मार्केट के ही थे। आपने कैश में शेयर्स खरीदे और डिलीवरी ली और प्रॉफिट किया या लॉस किया, और स्पेकुलेशन उसमें ही वही शेयर्स का आपने डेरिवेटिव लिया या फिर हेजिंग किया, और वो हेजिंग में आपने लॉस किया। पर्टिकुलरली लॉस होता है तभी प्रॉब्लम आता है, प्रॉफिट होता है तो कोई बॉदरेशन नहीं है। ठीक बात है। तो वो लॉस को सेट ऑफ करने किया उसने कैपिटल गेन के सामने या बिजनेस इनकम के सामने, तो वो अलाउ होना चाहिए था, क्योंकि ये तो क्लियरिटी है लॉ में कि उस लॉ में ही प्रोविजन की हुई कि एक्सेप्शन हेजिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड स्पेकुलेशन। ठीक बात है। तो क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट होना चाहिए था? राइट। अब देवेंद्र भाई, बड़ा सवाल ये, सबसे ज्यादा दिक्कत किनको है? आर्बिट्राइजर्स, जो एक मार्केट में खरीदते हैं, दूसरे मार्केट में बेचते हैं, वो भाव का जो फर्क है उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब एक तरफ तो टैक्स आ गया, दूसरी तरफ नुकसान है जिसका सेट ऑफ कब होगा पता नहीं।
सबसे बड़ा फायदा उनके लिए होगा। क्या ये समझना ठीक है कि आर्बिट्राइजर्स अब कैश मार्केट और वायदा कारोबार की कमाई और नुकसान को आपस में एडजस्ट कर पाएंगे? को क्या है कि एक तरफ वो लेता है और दूसरी तरफ बेचता है, तो दैट इज ऑल्सो आई थिंक एन इंटेंट। जी देवेन भाई, आपके लिए सवाल। ओके, सो आई थिंक दिस इज द इंटेंशन प्रोबेबली कि जो आर्बिट्राइजर मार्केट के अंदर जो ऑपरेट करता है, दोनों मार्केट्स के अंदर उनका एक लेग ऑफ ट्रांजैक्शन कैश मार्केट में रहता है, दूसरा लेग ऑफ ट्रांजैक्शन डेरिवेटिव मार्केट में रहता है। तो सर्टनली आई थिंक अप टिल नाउ ही वाज फेसिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, और ये सिचुएशन के अंदर आई थिंक ही वुड मैनिपुलेट हिज बुक्स आई थिंक एवरी नाउ and then again it would go into the tax, and tax authorities would challenge, and probably I think it would get into all kind of non-desired activities happening thereafter. तो ये जो सिचुएशन थी उनको उसमें से बाहर निकलने के लिए आर्बिट्राइजर probably I think is now getting the best solution out of this particular move that is coming out. मेरा ऐसा मानना है क्लैरिटी बहुत समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं दूसरा भी एक चीज मानता हूं कि जो आई थिंक आर्बिट्राइजर काफी टाइम कैश मार्केट में जो ट्रांजैक्शन करता है उसके अंदर उनका डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी ज्यादा बनता है। तो आई थिंक नाउ इन दिस विद दिस पर्टिकुलर मूव आई थिंक द मोमेंटम विल कम probably I think for and our encouragement will come probably for I think taking more amount of delivery transaction, because the offset is now made possible against the derivative transactions. So I think that is going to play a major role going forward as far as improvement in the volume in the cash market is concerned. बिल्कुल आपने ये सही पॉइंट कहा देवेन भाई कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा डिलीवरी बेस्ड ट्रेड करेंगे, और उन डिलीवरी बेस्ड ट्रेड को हेज करने के लिए आज से बार बार डिलीवरी बेचने की जरूरत नहीं, बल्कि वो आगे वायदा कारोबार में हेज कर पाएंगे और टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा। ओसवाल साहब, इसी चीज को एक तो आर्बिट्राइजर्स और दूसरा ब्रोकर्स जो अपनी प्रोप्राइटरी अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं, और वो तो हर चीज में कर लेते हैं ट्रेडिंग, चाहे वो स्टॉक हो, एफएनओ हो, कमोडिटीज हो, करेंसी हो, तो क्या उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी और वो इसका फायदा ले पाएंगे? देखिए, जहां पे भी वो प्रूव करेगा कि ये हेजिंग ट्रांजैक्शन एग्जिस्टिंग स्टॉक के सामने किया है और उसमें लॉस हो रहा है, तो वो लॉस को कोई भी दूसरे इनकम के सामने भी वो सेट ऑफ कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि शेयर का ही ट्रांजैक्शन हो। तो अब इसमें ओसवाल साहब एक दिक्कत बड़ी है, ये प्रूव करने कराने वाला काम है ना, ये बहुत मुश्किल है, और इसी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मार डालते हैं। प्रूव तो करना बहुत इजी है। जिसने कोई पोजीशन खड़ी है कैश में उसका ही वही देना है, अपने को क्वांटिटी डिटेल ही देना है, और क्या करना है। सर हजारों करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन इतने होते हैं, कोई ब्रोकर की प्रॉफिट बुक में देखो तो वो एक ट्रांजैक्शन को सामने सामने मैच करने में और वो इतना चिट्ठा देने में तो कैसे क्या कर पाएगा ब्रोकर? क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए सीधा सीधा कि भैया है दोनों एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, एक साथ इसको क्लियर करो, खत्म करो, कि जिधर पैसा नेट पे पैसा बनाया टैक्स भर दो, बात खत्म। वो तो मैंने कहा ही था कि इसको सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, जो भी जितना लॉस है वो सेट ऑफ कर देना चाहिए। अल्टीमेटली तो लॉस और प्रॉफिट दोनों सेट ऑफ करने के बाद ही आदमी रियल इनकम पे ही टैक्स भरना चाहिए। तो रियल इनकम पे टैक्स जब लगता है तो उसको कोई डिफिकल्टी नहीं आती। प्रॉब्लम यहाँ आता है कि वो पहले उसकी इनकम को टैक्स अलग करता है और लॉस को कैरी फॉरवर्ड करता है, तो वहां जो टैक्स पेयर पे एडिशनल बर्डन आता है तो उसके कारण वो डिफिकल्टीज होती है। तो वो फिर मैनिपुलेटिव वे निकालेगा, नए नए रास्ते खोजेगा और कुछ नई टेक्निक फॉलो करके वो लॉसेस का सेट ऑफ मांग लेगा। तो वो अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट को ये एक्चुअली जरूरी है कि ये सेट ऑफ पूरा दे देना चाहिए, और आज नहीं तो कल यदि सेट ऑफ मिलने वाला है तो फिर क्यों नहीं देना चाहिए। ठीक बात है। तो चलिए, अभी भी मुश्किलें कम हुई है, खत्म नहीं हुई है। कम क्या हुई कि अगर आप ये प्रूव कर देंगे कि हेजिंग किए तो आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन अब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको सेटिस्फाई तो करना होगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि ये बेंच का जो फैसला आया है 28 दिसंबर को, ये एक राहत देने की बात है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक संकेत है कि भाई आप अननेसेसरी टैक्स ना लगाएं, क्योंकि एक तरफ नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट पे तो आपने टैक्स लगा लिया, नुकसान का कब सेट ऑफ मिलेगा पता नहीं, तो डबल मार पड़ती है। तो ये एक बड़ा फैसला जो कुछ हद तक राहत देगा ट्रेडर्स को, आर्बिट्राइजर्स को, प्रोप्राइटरी ब्रोकर्स को, बड़े इन्वेस्टर्स को। बहुत बहुत शुक्रिया टीपी ओसवाल साहब और देवेन भाई आपका हमारे लिए वक्त निकालकर इस खास बातचीत में हमारा साथ देने के लिए। और फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही, वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद लेकर आएंगे हम आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।